जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस में बात करूंगा। एक सेना के जवान के साथ 4 पुलिस वालों ने की मारपीट और अभद्रता, लेकिन एसपी ने लिया सख्त निर्देश और चारों को कर दिया सस्पेंशन, यानी सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया। आखिर क्या था मामला कि मैं फौजी और आप पुलिस वाला, तू मैं, और उसके बाद हो गई वारदात। दूसरी बात कहता हूं, मैं बनूंगा तीसरी बार प्रधानमंत्री और मिटाऊंगा भ्रष्टाचार, दूंगा रोजगार और पहुंचाऊंगा देश को तीसरे नंबर पर, और सबको दूंगा सब कुछ। और ऐसी जगह पर बोला जहां पर पूरे फौजी हैं, लेकिन फौजी और ओआरओपी का नाम लिए बगैर। आखिर क्या बात है, जरा बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आंध्र प्रदेश की अनकापट्टी जिले में एक भारतीय सेना कर्मी जो छुट्टी पर था और कहीं जा रहा था बस स्टैंड के पास। वहां पर एक दिशा ऐप है जो वुमेन सेफ्टी ऐप है, उसको डाउनलोड करने का उसको निर्देश दिया। जैसे भी ओटीपी आया उसने ओटीपी शेयर करने से मना किया। पुलिस वाले उससे चैटने लगती है, आप बोलते नहीं आपको ओटीपी करना है, तो उसने अपना आई कार्ड दिखाया कि मैं फौजी हूं, आप अपना आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड के दिखाने के चक्कर में आप समझ सकते हो, यदि पुलिस वाले को पूछ लिया आपने कि आप पुलिस वाले हो, तो वो आपको क्या जवाब देगा। और आप किसी फौजी से पूछा आप फौजी हो, हाँ सर मैं फौजी हूं, फकर से कहेगा। यदि आप पुलिस वाले को पुलिस वाला कहोगे आप तो पुलिस वाले हो, तो वो उसको ऐसे लगेगा जैसे किसी को चोर बोल दिया हो या कुछ और बोल दिया हो, उसको बहुत बुरा लगता है। और बात यहीं से शुरू हो गई कि आप अपना आई कार्ड दिखाओ, आप पुलिस वाले, मैं फौजी हूं, मैं क्यों आपको ओटीपी शेयर करूं। और इस बात पे लेके झगड़ा होता है और चारों ये पुलिस वाले हैं फौजी को जबरदस्ती ऑटो में बिठाते हैं, मारपीट करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, ले जाते हैं। लेकिन मामला कहां बना, मामला बना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी वीडियो डाली गई। बंदे ने जाकर के सीधा सोशल मीडिया में अपना इंटरव्यू दे रहा है। भले ये तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश का मामला है, आप समझ सकते हो ये हमारा फौजी भाई है और फौजी भाई है, इसने सारी बातें कहीं, मामला ऊपर चला जाता है। और जैसे ही तत्काल एसपी साहब ने वहां पर 8 नवंबर को आदेश देते हैं कि उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सेना कर्मचारी के साथ मारपीट के आरोप में 4 सिपाही निलंबित। 8 नवंबर को एसपी ने आदेश जारी करते हुए 4 कांस्टेबल को और निलंबित कर दिया है। और ये सीधा सीधा सामने चीजें लिखा है कि आप देख सकते हो, इसका वीडियो भी आप देख सकते हो। आखिर कहाँ का कि मतलब एक ईगो को लेकर के बातचीत होती है। और ये पुलिस और फौज का तो 36 का आंकड़ा है, कहीं ना कहीं कभी न कभी जैसे ही आमना सामना होता है तो आप समझ सकते हो कि उसको ये चीज़ सहन नहीं होती। फौजी कभी गलत चीज़ न करता है न बर्दाश्त कर सकता, और इनका काम है सामने वाले को, चाहे वो सिविलियंस हो चाहे और कोई हो, इन्होंने एक उसकी बेइज्जती करना है। इनकी लैंग्वेज इस प्रकार की होती है, इसी वजह से ये झगड़ा हुआ। आखिर अंततः एसपी ने सही डायरेक्शन लिया और चारों को निलंबित कर दिया। दूसरी खबर बात करता हूं, जैसे कि हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने कहा है अब हमें 2024 में प्रधानमंत्री बनाइए, मैं फिर बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ूंगा, बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ूंगा। अभी तो मैंने तालाब की मछली पकड़ी है, समुद्र के मगरमच्छ पकड़ के दिखाऊंगा, भ्रष्टाचार पे आरोप लगाऊंगा, मैं आपको रोजगार दूंगा। और ये उदयपुर में, और जैसे समझ सकते हो कि अभी असेंबली के इलेक्शन है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। आपके आदेश का मुझे पालन करना है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या मेरा रास्ता सही है? मुझे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। इस देश से भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद करने के लिए मुझे ताकत लगानी चाहिए। लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा हूं तो जो जमानत पे घूम रहे हैं ना, उनका बुखार उतरता नहीं है। ये सारे नेता देखिए, कोई जेल काट करके चला जमानत। और यहां पर उनको लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की काफी टक्कर है। प्रधानमंत्री लगातार अपना दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता मन बना चुकी है कि मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो मैं विश्व में अपनी तीसरी इकोनॉमी स्थापित कर दूंगा। लेकिन वहां पर बहुत तमाम फौजी थे, आप इंतजार कर रहे थे शायद वन पेंशन के बारे में बोलें, फौजियों के बारे में बोलें, क्यों पिछले 2 चुनाव लगभग, पहला चुनाव फौजी ओरिएंटेड था, आपने रेवाड़ी की रैली देखी हो, ओआरओपी का जिक्र था, सैनिक भाइयों के साथ मीटिंग थी, सैनिक भाइयों के साथ बड़ी बड़ी रैली थी, सैनिकों को सर नमन किया जा रहा था। और दूसरा था उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक थी, पुलवामा था और एयर स्ट्राइक थी। इन सब का नाम लेके ये चुनाव 2 बार प्रधानमंत्री जी बन गए। हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जरा फौजियों का नाम लीजिए कि आपने ओआरओपी दी है, लेकिन फौजी आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप कम से कम 3 जज की कमेटी
आप वहां से अपने न्यायाधीश से कर दीजिए ताकि हमें ओआरओपी पे न्याय मिले। बहुत सारी विसंगतियां आपने 65,000 करोड़, 70,000 करोड़, 45,000 करोड़ कितनी बार अनाउंसमेंट सुन चुके हैं, लेकिन ये जो जमीनी स्तर, जमीनी लेवल पर जवानों को कुछ नहीं मिला है। जेसू जवान बहुत परेशान है और शायद इतनी जनसंख्या में वो वोट को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव 2024 का आम चुनाव आने से पहले आप क्या स्टेप लेते हो, आप क्या इसके बारे में सोच रहे हो। यानी हर चीज पता रहता है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने तुरंत बता दिया था। उन्होंने पूछा, मुझे याद आया कि ओआरओपी की तीसरी किस्त जानी है। मैंने एमओडी को तुरंत आदेश दिया, डीएडी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को बताया कि कल ही जवानों के खाते में दिवाली से पहले उनकी तीसरी किस्त जानी चाहिए। तो इन सब चीजों का याद है। तो ये ज्ञापन तो बहुत सारे आपके पास पहुंचे, उनका भी याद होगा। उनके ऊपर भी जरा आप कोई दिशा निर्देश एमओडी को दीजिए, वहां के अधिकारियों को दीजिए और बोलिए कि इनके ऊपर आप जरा विश्लेषण करिए, इनकी बारीकी से जांच करिए कि जेसू जवान को जो मिलना था मिला या नहीं। और हम बात करते हैं, हमारी शुभकामनाएं, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनो, देश को तीसरी या पहली मंजिल पर ले जाओ। लेकिन जो सैनिकों के साथ हो रहा है, जिस तरह आज आंध्र प्रदेश में हुआ है, भेदभाव हो रहा है, मारपीट हो रही है, चाहे उनकी पेंशन को लेकर हो, चाहे उनके सर्विस को लेकर हो, चाहे उनको रीएम्प्लॉयमेंट डीजीआर को लेकर हो, आप इसके ऊपर भी कोई घोषणा करें। हम आपसे ऐसी आशा रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, राजस्थान को लूटो, कांग्रेसियों की तिजोरी भरो। भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए हवा पानी की तरह है। जैसे हवा पानी के बिना कोई रह नहीं सकता, ये कांग्रेस भी उसके बगैर कांग्रेस का काम चल ही नहीं सकता। राजस्थान में कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि हां, ऐसी लूट मची है, ऐसी लूट मची है जैसी देश में कहीं और नहीं है। ये उनके नेता बोल रहे हैं। और आप देखिए, यहां के भ्रष्ट अधिकारियों के लॉकर से भारी मात्रा में सोना बरामद हो रहा है। सोना अभी आलू में से बना हुआ सोना है कि लोगों के जेब काट करके बना हुआ सोना है। ऐसे ऐसे मामले सामने हैं जहां सीएम के करीबी अफसर एक साल में 2-2 दर्जन फ्लैट खरीद ले रहे हैं। राजस्थान को इस जंगल राज से निकालना बहुत जरूरी है। निकालना चाहिए ना? इस जंगल राज से मुक्ति मिलनी चाहिए ना? राजस्थान को उसका गौरव फिर से मिलना चाहिए ना? इसके लिए कांग्रेस का जाना जरूरी है ना? यहां भाजपा सरकार आने के बाद हर भ्रष्टाचारी पर सुन लीजिए, और जो अपने यहां घर से मुझे सुन रहे वो भी समझ लें, हर भ्रष्टाचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिन्होंने राजस्थान को लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, आप सबने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है और आपने मुझे आदेश दिया है। आपके आदेश का मुझे पालन करना है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या मेरा रास्ता सही है? मुझे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। इस देश से भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद करने के लिए मुझे ताकत लगानी चाहिए। लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा हूं तो जो जमानत पे घूम रहे हैं ना, उनका बुखार उतरता नहीं है। ये सारे नेता देखिए,
कोई जेल काट करके चल जमानत पे है, कोई केस चलने पर जमानत पर है, ये सारे जमानत पर है। और वो सुबह शाम मोदी 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 करते हैं। मैंने सुना किसी ने कहा था कि राजस्थान में छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती। जरा कान खोल करके सुन लो। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी। और सिर्फ मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। आपने देखा है, यहां राजस्थान में सिर्फ एक लाल डायरी कांग्रेस के जी का जंजाल बढ़ गई है, जी का जंजाल बढ़ गई है। लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हुए हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली हर लाल डायरी बाहर आकर के रहने वाली है। సార్ నా పేరు సయ్యద్ అలీముల్లా. నేను ఇండియన్ ఆర్మీలో విధులు నిర్వహిస్తున్నాను. ప్రస్తుతానికి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బోర్డర్లో ఉన్నాను సార్. నేను నా స్వగ్రామం రేవుపాలెం వెళ్తుండగా పరవాడలో నేను బస్సు చేంజ్ చేయవలసిన పరిస్థితుల్లో అక్కడ నిల్చున్నాను స్టాప్లో. నిల్చుండగా ఏమైంది, మనకి ఒక కానిస్టేబుల్, లేడీస్ కానిస్టేబుల్ వచ్చి దిశ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయండి అని చెప్పారు. సో సరే చెప్పని చెప్పి ఇన్స్టాల్ చేయగానే ఒక ఓటీపీ వచ్చింది. ఓటీపీ చూస్తుండగానే కానిస్టేబుల్ పక్క నుంచి తక్కువ తీసి లేడీస్ కానిస్టేబుల్ చెప్పగానే ఆవిడ రాసేసుకుంది బుక్ లో. సో నాకు కొంచెం అనుమానం కలిగి ఓటీపీ అనగానే మనం మొబైల్లో ప్రతి ఒక్క మంది బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అంతా ఉంటుంది. సో నాకు కొంచెం టెన్షన్ అయ్యి నాకు వాళ్ళ మీద అనుమానం కలిగి మీ ఐ కార్డ్ చూపించండి అమ్మా అంటే, మీకేట ఐ కార్డ్ చూపించవలసిన అవసరం మాకేటండి అన్నారు. సో నేను నా సర్వీస్ కార్డు పాకెట్లో ఉంటే తీసి చూపించాను. ఇదిగోనమ్మా నా సర్వీస్ కార్డు, నేను ఆర్మీలో సర్వీస్ చేస్తున్నాను, ప్లీజ్ మీ ఐ కార్డ్ చూపించండి అమ్మా అంటే, వాళ్ళు నీకే ఐ కార్డ్ చూపించవలసిన అవసరం మాకేంటి, రా స్టేషన్, అంతే నీకు ఐ కార్డ్ చూడాలనుకుంటే రా స్టేషన్ రా తీసుకెళ్లి చూపిస్తామని చెప్పేసి లాక్కుని తీసుకెళ్లి ప్రయత్నం చేశారు. ఏం తప్పు అడిగానండి నేను, మీ ఐ కార్డ్ చూపించమనే కదా అడిగాను, దీని గురించి మీ స్టేషన్ లాక్కెళ్ళే పరిస్థితి ఏంటి, నాకు చిన్న అనుమానం కలిగి మీరు ఐ కార్డ్ అడిగానంటే అంతట్లో వాళ్ళు మనకి పక్కన పోయడం, ఫీల్డ్ పట్టుకొని లాగడము, పిల్లల్ని పడగొట్టేసి కాళ్ళతో కూడా తనడం జరిగింది సార్. లేడీ కానిస్టేబుల్ వెరీ బ్యాడ్ బిహేవియర్ సార్, దవడ మీద కొట్టడం జరిగింది. మరి ఈ పరిస్థితి నాకు నిజంగా మైండ్ అసలు చాలా అప్సెట్ అయ్యాను సార్. నేను ఒక సోల్జర్ తెలిసిన తర్వాత కూడా బిహేవ్ చేయడం అన్నది నాకు మనకు చాలా బాధాకరం అనిపించింది. దీనికి మీడియా వాళ్ళు, పోలీస్ ఎస్పీ గారు అందరూ యాక్షన్ తీసుకొని వాళ్ళకి తగిన బుద్ధి వాళ్ళకి తగిన బుద్ధి వచ్చేలాగా వాళ్ళకి ఒక డిసిప్లిన్, యాక్చువల్లీ పోలీస్ అంటే ఒక డిసిప్లిన్ అండి, ఆర్మీ అంటే డిసిప్లిన్, ఆ డిసిప్లిన్ వాళ్ళలో వచ్చేలాగా బిహేవ్ చేయాలని వాళ్ళకి మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి డిసిప్లిన్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను పోలీసులకి. నమస్తే సార్.